ओके, तो आज हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क एंड हीट एंड एंथैल्पी, ये हमने कुछ वर्ड्स हैं जो हमने देखे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किए। क्लास को मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि अभी जो हमने थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ कवर किया है, कोशिश करेंगे एक बार फिर से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे और किया जाए। तो आज मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो आपने अभी मंथली टेस्ट दिया है, मंथली टेस्ट अभी चेक हो रहा है आप सभी का। और मंथली टेस्ट में थोड़ा सा टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि आपका मंथली टेस्ट में हमने पूरी परफॉर्मेंस को जज करना है। आपको सभी को पता है कि आपने वीकली टेस्ट दे दिए हैं। आप खुद सोचो कि क्रैकेट में आपको ये मौका मिल रहा है कि मंडे टू फ्राइडे जो आपने टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़े और सैटरडे को जो आपने नॉन टेक सब्जेक्ट पढ़ा, संडे को, हर संडे को आपका उसका टेस्ट हो रहा है। तो वीकली जो आपने पढ़ा उसका भी टेस्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीक जो आपने पढ़ा उसका संडे को, अगले संडे को टेस्ट हो रहा है। बट पूरे मंथ में जो आपने पढ़ा उसका एक मंथली टेस्ट भी हो रहा है। तो अभी आपका फर्स्ट मंथली टेस्ट था। तो सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपका फर्स्ट मंथली एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको खुद में क्या चेंजेस दिखे। जल्दी से 5 मिनट की डिस्कशन करेंगे, बताओ। सबसे पहले कौन बताएगा? कार्तिक। बढ़िया था सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? सर 6-7 छूटे हैं बस। अच्छा, 6-7 छूटे हैं, बाकी सभी किए हैं? यस सर। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली या कुछ तुक्के भी लगाए? नहीं नहीं सर, तुक्के नहीं लगाए, सब अच्छे से। अच्छा, बिल्कुल अच्छे से किया अटेम्प्ट। यस सर, यस। तो कुछ कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज किया होगा आपका? बिल्कुल सर, रिजल्ट आ जाए सर थोड़ा ज्यादा बेटर। हाँ, रिजल्ट का इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्या है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट में हमें ये देखना है कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो। तो हम वो हर क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपने गलत किया है, तो उस क्वेश्चन में आपने गलती क्यों की है और वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, हम वो पूरा एक डाटाबेस तैयार कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। और जो टॉपिक वीक है उसकी हमें आपको रिवीजन भी करवानी है। तो वो भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये स्टूडेंट का टॉपिक वीक क्यों रह गया। तो बाकी स्टूडेंट में मेरे को बताओ। अभी कार्तिक ने तो बताया 6-7 क्वेश्चन ही छूटे उसके, बाकी तो उसने सभी कर लिए। डोगरा, आप बताओ। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर बाकी तो ठीक ठाक है सर। मेरे लास्ट मंथ से राइट हैंड का जो थंब है सर वो फ्रैक्चर हुआ है ना सर। अच्छा, तो उस वजह से सर मैं जो जैसे आपके न्यूमेरिकल हो गए सर या हमारी जो डेरिवेशन टाइप है सर, उसमें थोड़ा सा मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ सर उस चीज को। ओके ओके सर बाकी थ्योरेटिकली ठीक चला है सर। ओके। और आपको लेवल कैसा लगा एग्जाम का? बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल, हमने जेई लेवल को ही टच किया है। ऐसा नहीं है कि हम आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा टफ एग्जाम बना दें, या आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इजी एग्जाम डाल दें। हमने बहुत ही नाप तोल के एग्जाम डाला था ये वाला मंथली टेस्ट, क्योंकि अभी तक सिर्फ आपका थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, वर्क एंड हीट यही कवर हुए थे एक महीने में। तो जितने भी आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, बस उनकी स्टेटमेंट को चेंज करके थोड़ा सा उसे मैनिपुलेट करके आपके सामने रखा है ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है प्रदीप, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस सर अच्छा रहा सर। ओके। जी जी। तो आपको लगता है कि अगर आप हर मंथ टेस्ट दोगे, मंथली टेस्ट आप हर मंथ दोगे और वीकली टेस्ट भी बिल्कुल सीरियसली दोगे, तो क्या आपकी सिलेक्शन रोक सकता है कोई? नहीं सर, सिलेक्शन नहीं रुक सकती। अच्छा है हाँ, सर, बहुत क्योंकि अच्छा है, आप मतलब कोई देखो, डाउट नहीं। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मैक्सिमम कोचिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ अपने माइंड में इनपुट डालते हैं। वो स्टूडेंट, बच्चे जो हैं वो टीचर से पढ़ते हैं, अपने माइंड में इनपुट डालते हैं, बट अपने माइंड से आउटपुट नहीं देते। जब आप अपने माइंड से बाहर निकालनी शुरू कर दोगे चीजें, जो आपने याद किया है, जो आपने पढ़ा है, जब टेस्ट देते हो तो आप उसे रिमाइंड करते हो, यार मैंने क्या पढ़ा था। तो यही एक एक्सरसाइज है जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जरूरत है।
और क्रैकेट में यही आपकी करवानी है। और अभी मैं आपको बता दूं, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका पर डे टेस्ट होगा। और मैंने आपको ये बिल्कुल स्टार्टिंग में बोल दिया था कि हमने इतने छोटे छोटे बैच इसलिए बनाए हैं, 10-11 बच्चों का बैच इसलिए बनाया है ताकि हर बच्चे पे हमारी नजर बनी रहे। अब ये टेस्ट जिन जिन बच्चों का बेकार हुआ है, वो क्यों बेकार हुआ है वो उनसे पर्सनली मैं बात कर लूंगा, अभी पूरी क्लास में बात नहीं करूंगा। कहाँ कहाँ कमी रह गई है और क्यों रही है, ठीक है। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका हर दिन टेस्ट होगा, और आपको तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है आपने पैसा दे दिया एक बार, आपने एक बार कोचिंग कर ली, हमने पढ़ा दिया, सिलेबस खत्म कर दिया, अब आप जाओ बाय टाटा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप क्रैकेट के तब तक स्टूडेंट हो जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती, और तब तक सिलेक्शन ज्यादा लंबे टाइम तक हमें नहीं चलाना है। आपको विद इन 1 ईयर या 1.5 ईयर आपको सिलेक्शन दिलानी है कहीं ना कहीं। और आपके एंड से कोई अगर मेहनत में कमी रह रही है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर मेरी तरफ से, मोहित सर की तरफ से, शिखा मैम ने अभी आपको पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, अगर उनकी तरफ से, या राहुल सर हैं, कोई भी टीचर है, अगर उनकी तरफ से आपको कोई भी कमी लग रही है तो आप बताओ मेरे को, ठीक है। अक्षय शर्मा जल्दी से बताओगे कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा था सर। ले लोगे सिलेक्शन, ले लोगे इस साल? लग तो ऐसा रहा है अच्छे से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहो और पॉजिटिव सोचो कि सिलेक्शन मेरे को लेनी ही लेनी है, ठीक है, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। और मैं गारंटीड दे रहा हूँ आपको, गारंटीड बोल रहा हूँ मैं आपको, कि जैसा आपके बैच का रिस्पॉन्स है, आपका आपके बैच में जो 10-12 स्टूडेंट हमने लिए हैं, 10-12 के 10-12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्लास में आने की एक इच्छा रहती है और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो, ठीक है। आप सभी में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आपको शायद खुद की एलिजिबिलिटी नहीं पता है, मैं सच बता रहा हूँ। ये हमने पिछले 5 साल से हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, मैं हर एक स्टूडेंट को देख रहा हूँ, प्रदीप हो गया, कार्तिक हो गया, राकेश हो गया, डोगरा हो गया, मतलब जो भी स्टूडेंट है, गौरव जोशी है, गौरव जोशी भी काफी एक्टिव रहते हैं क्लास में, अनिल हो गया, अंकित हो गया, तो जितने भी स्टूडेंट है, चाहे रमेश है, अक्षय है, तो जितने भी स्टूडेंट है मैं सभी को देखता हूँ, आपको खुद की एलिजिबिलिटी नहीं पता कि आप कहाँ हो। बस अभी तक आपको कोई वैसा टीचर नहीं मिला जो आपके अंदर से आपका छुपा हुआ हुनर बाहर निकाले। तो अगर आप क्रैकेट में आए हो तो बस आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। मैं इतनी गारंटी देता हूँ क्रैकेट की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। और अभी जो मेरे को सुन रहे हैं 12 स्टूडेंट, इन 12 स्टूडेंट में से अगर 11 की सिलेक्शन हो गई और एक की सिलेक्शन नहीं हुई, तो खुद सोचो वो एक स्टूडेंट कितना लॉस में जाएगा। या मैं एक प्रैक्टिकल बात करूं तो इन 11 में से अगर 5 की सिलेक्शन हो गई और 6 की सिलेक्शन नहीं हुई, तो वो 6 के 6 स्टूडेंट क्या सोचेंगे अपने आप को। तो इसलिए बोल रहा हूँ, सिलेक्शन होगी पूरे बैच की, मिलजुल के काम करो, एक दूसरे के डाउट क्लियर करो, कोशिश करो कि जैसे ही ग्रुप में डाउट आता है तो सबसे पहले मैं क्लियर करूं, अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल अनकंफर्टेबल जोन में ले जाओ। मेरा भरोसा रखो, सिर्फ 6 महीने मेरे साथ मेहनत कर लो, अगले साल आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर जरूर होगा। क्लियर? आपके स्टेट जेई के एग्जाम निकलने ही निकलने हैं, एसएससी जेई का एग्जाम निकलना ही निकलना है, हर 2 साल में 3 साल में आरआरबी जेई का एग्जाम निकलेगा ही, डीआरडीओ का टेक्निकल असिस्टेंट 2 या 3 साल में एक बार निकलेगा ही, एचसीएल का टेक्निकल असिस्टेंट, मेट्रो रेल कारपोरेशन। अपने आप को एलिजिबल बना के रखो, अपने कंसेप्ट क्लियर करके रखो, अपनी तैयारी रखो, बस आपको इंतजार करना है वैकेंसी का, जैसे वैकेंसी आई आप रेडी हो। अब बाकी स्टूडेंट से आगे हो, क्योंकि बाकी स्टूडेंट तैयारी तब शुरू करते हैं जब वैकेंसी आती है, और क्रैकेट का स्टूडेंट पहले से ही तैयारी करके बैठा है, बस उसे वैकेंसी का आने का वो है, ठीक है। तो आपने वैकेंसी नहीं आ रही उस चक्कर में अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है कि जब वैकेंसी आएगी तो वो वैकेंसी मेरी ही है, ठीक है। विद दिस पॉजिटिव नोट मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। आज हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, रही बात जो आपको जितने भी हमने क्वेश्चन डाले थे, अगर उसमें डाउट है वो भी हम डाउट बीच बीच में लेते रहेंगे, ठीक है। तो आज मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। चलिए सर मेरा थोड़ा स्ट्रेन एनर्जी न्यूमेरिकल में सर प्रॉब्लम्स आई थी, वही छूटे हुए हैं सर। स्ट्रेन एनर्जी,
जैसे स्टेन एनर्जी की न्यूमेरिकल सर। ओके, बिल्कुल हो जाएंगे आपके। आपने मोहित सर को ये इशू रेज किया? ओके नहीं सर, अभी तो कल हुई थी क्लास, कल नहीं पूछ सकते सर, वो आंसर सीट आ जाए सर तो फिर फाइनली पूछते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो अभी आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप नंबर के परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजेंगे, उसमें आपको बता देंगे कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा है। तो मुझे ही लगा सर स्टेन एनर्जी मेरा वीक है, हाँ इसीलिए कोई सर बात छूट नहीं, गया वो। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपका क्लियर कराएंगे। अगर ओके आपका सर। स्ट्रेन एनर्जी क्लियर नहीं हुआ है तो चाहे हमें बाकी सब आपके, थर्मोडायनेमिक्स और सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे हुए सर। हाँ देखो हर एक टॉपिक आपका अच्छा होगा, बस टेस्ट आपको बिल्कुल ऑनेस्टली देना है हर वीक का, यस सिलेक्शन सर वो जरूर होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ। अब थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरे को आपकी चाहिए। सेकंड लॉ हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्लास हो गई है। अब हम सेकंड लॉ को बिल्कुल ब्रीफली समझेंगे। ध्यान में रखना, इंट्रोपी के क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं होते, बट आपसे जरूर होंगे। आपने अपना बेस मजबूत कर लेना है। मैं सेकंड लॉ को स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले इतना तो आप सभी को पता है, जो हमारा थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ होता है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ जो हमने पढ़ा, वो किससे डील करता है? वो डील करता है कि इंटरनल कंजर्वेशन एनर्जी। ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने जो भी एनर्जी दी है वो किस फॉर्म में कन्वर्ज होगी, वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेस हुआ है। अगर आपने हीट दी है, उससे इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, उससे वर्क डन भी हो सकता है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट यस इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हमने पढ़ा। दूसरी बात ये, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछता है तो आपने बताना है सर थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लियर? सेकंड, मैं थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूं अभी, फिर हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ हमें क्यों पढ़ना पड़ा। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपको थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ही बताता है प्रोसेस के बारे में, क्लियर? अब थर्ड पॉइंट, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ये भी बताता है कि एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, आप ना तो एनर्जी को जनरेट कर पाओगे ना उसको खत्म कर पाओगे। अब ये तीन चीजें थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ने बता दी, बट ये थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ फेल हो जाता है कुछ कंडीशंस बताने के लिए। क्या? कि क्या आपका प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ये कभी नहीं बताता कि आपका प्रोसेस पॉसिबल है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब आप पैदा हुए, जब बच्चे थे, बच्चे हुए, बच्चे से आप थोड़े एडल्ट हुए, एडल्ट से आप थोड़े से और यंग हुए, और यंग होने से बूढ़े हो गए, धीरे धीरे आपका एज बढ़ती चलेगी। क्या कभी रिवर्स हुआ है? बूढ़े होके दोबारा यंग हुए हो कभी? नहीं सर। कभी नहीं हुआ। मैं आपको बोलूं, बाल हमेशा काले से सफेद ही होंगे आपके। एक बार सफेद हो गए दोबारा काले नहीं हो सकते। वो अलग बात है, नाई की दुकान में बैठ के पेंट करवा लिया, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं वाटरफॉल, वाटरफॉल हमेशा आपको ऊपर से नीचे ही गिरता हुआ दिखेगा, नीचे से ऊपर गिरता हुआ कभी नहीं दिखेगा। तो ये जो प्रोसेस है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होने चाहिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। अब क्या वो प्रोसेस पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ बताता है। क्लियर यहां तक? यस किसी को कोई डाउट? सर ये तो फर्स्ट लॉ है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रोसेस, एनर्जी ट्रांसफॉर्म। हाँ, ये मैंने फर्स्ट लॉ के 3 पॉइंट बताए कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ ये 3 चीजें बोलता है, बट फर्स्ट लॉ हमें कभी नहीं बताता कि क्या वो प्रोसेस पॉसिबल है, और दूसरी चीज, अगर वो प्रोसेस पॉसिबल है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ नहीं बताता। तो इसीलिए हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसे इसे हम डिमेरिट कर सकते हैं ना फर्स्ट। दोबारा पूछो। फर्स्ट लॉ का डिमेरिट कर सकते हैं ना, इसे हाँ, पॉसिबल है फर्स्ट लॉ कि का नहीं है, और डिमेरिट कह डायरेक्ट सकते हैं, बिल्कुल किधर कह है। सकते हैं। अब एक काम करो मेरे साथ, जल्दी से आप एक 2-3 पॉइंट्स लिख लो, या मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। देखिए, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहला आप ये बताओगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
ये कभी आपको हेल्प नहीं करता ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबिलिटी, मैं ये डीमेरिट्स लिख रहा हूं थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ के। सेकंड, फर्स्ट लॉ की पहली डीमेरिट तो हो गई कि पॉसिबिलिटी नहीं बताता। दूसरी डीमेरिट है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो भी हैं आपके, वो किस डायरेक्शन में होने हैं, ये भी सबसे बड़ी डीमेरिट है कि वो प्रोसेस अगर होने हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या है, ये थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ नहीं बताएगा। तीसरी डीमेरिट थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ की, ये आपको सफिशिएंट कंडीशन नहीं बताता कि ये प्रोसेस कैसे होगा। अगर आपको कोई सर्टेन प्रोसेस करवाना है, कोई भी सर्टेन प्रोसेस बताना है, तो उसकी कुछ सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं कि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तभी ये प्रोसेस होगा। और थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ ये कभी नहीं बताता कि क्या क्या वो कंडीशन है जिससे ये प्रोसेस हो जाए। और लास्ट डीमेरिट थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ की, देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है, इसमें ए स्टेटमेंट दे देगा, बी स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कौन सी सही है। तो इन बातों पे ध्यान रखना। अब थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ बता देता है कि अमाउंट ऑफ हीट जो भी आप यूज करने वाले हो या अमाउंट ऑफ वर्क जो भी आप यूज करने वाले हो वो कितना होगा, ये तो आपको बता देगा। बट ये कंडीशन नहीं बताएगा कि कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क और कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट क्या पॉसिबल है और क्या किस डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो लास्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि हीट से वर्क और वर्क से हीट, जब आप इसका कन्वर्जन करोगे, आपने अपने प्रोसेस में हीट दी उससे वर्क लिया, या अपने प्रोसेस में आपने वर्क दिया और उससे हीट ली, तो ये प्रोसेस किस डायरेक्शन में पॉसिबल है और किस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, ये आपको थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ नहीं बताता। वो जस्ट ये बताता है कि आप ट्रांसफॉर्म कर पाओगे हीट से वर्क में और वर्क से हीट में। ठीक है, तो ये चार जो हैं वो डीमेरिट हैं, लिमिटेशन है थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ की। किसी को भी इन चारों में डाउट? में क्या बोले थे? पॉसिबिलिटी में क्या बोले थे? पॉसिबिलिटी में आपको ये बताया कि थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ डज नॉट हेल्प टू प्रिडिक्ट whether the certain process is possible or not. थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ कभी नहीं प्रिडिक्ट करेगा ये कि ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ये थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ बताएगा। क्लियर यहां तक? यस सर। चलें आगे। किसी को भी डाउट है पूछ सकता है यहां तक तो। अब मैं कुछ आपको थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ की जो हमने ये डीमेरिट या लिमिटेशन देखी है, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो हमें थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास ये सिस्टम है और सिस्टम में ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और आपने मेरे को आंसर देना है। मैं बोलता हूं कि आपकी यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी 10 किलो जूल थी और ये सिस्टम एडियाबैटिक इन नेचर है। क्लियर? अच्छा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं ताकि आप आंसर अच्छे से दे पाओ। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि आप आंसर अच्छे से दे पाओ। क्वेश्चन ये है, दोबारा पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन। ये जो प्रोसेस है वो, जो ये सिस्टम है वो एडियाबैटिक इन नेचर है और आपने पिस्टन के ऊपर कुछ वर्क लगाया और वर्क कितना लगाया? 10 किलो जूल। अब मैं आपसे पूछता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हुई होगी? इंक्रीज करेगी सर। कितनी? 10 किलो जूल। 10 किलो जूल। क्यों होगी? क्यों? यहाँ पे हीट ट्रांसफर इसमें जीरो होने के कारण चेंज इंटरनल एनर्जी जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। हाँ, क्योंकि आप सभी को पता है सिंपल जो डेल्टा क्यू है वो डेल ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। अगर आपका एडियाबैटिक है तो ये टर्म तो जीरो हो गई, तो जो भी डेल्टा डब्ल्यू होगा वो माइनस डेल्टा ई होगा। या तो अगर आप वर्क डन लोगे तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी,
बट अगर आपको वर्क डन मिल रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने इसमें नेगेटिव लगाया होगा। अगर आप वर्क दे रहे हो तो माइनस डेल्टा डब्ल्यू आएगा और यहाँ पे माइनस डेल्टा ई होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। इट मीन्स अगर आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो तो आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करे। चलो यहां तक तो हमें समझ में आ गया, ये थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ ने बोला। अगर मैं दूसरा सिस्टम लूं आपके सामने, और ये सिस्टम में मैंने क्या किया, यहां पे एक स्टीयरिंग फैन लगा दिया। अच्छा, अब ये बताओ, इस फैन को घुमाने के लिए हमें वर्क तो देना पड़ेगा, ये गारंटीड है। वर्क, सॉफ्ट वर्क मैंने कितना दिया, मैं आपको बताता हूं। मैंने 6 किलो जूल का सॉफ्ट वर्क दिया, ठीक है। दूसरी बात, इस सॉफ्ट वर्क को देने के साथ साथ मैंने यहां पे हीट भी दी, क्यू इन भी करवाई। कितनी करवाई? 15 किलो जूल। अब मैं आपसे पूछता हूं, चेंज इन एनर्जी कितनी हुई? 9 सर, 9 किलो जूल। 15 माइनस 6 9। अच्छा, 9 किलो जूल। अब बिल्कुल सही बोला आपने। अब मैं आपको बोलता हूं कि क्यू इन आपने की 15 किलो जूल, और वर्क जो सॉफ्ट वर्क था वो था 6 किलो जूल। अब मैंने एडियाबैटिक वॉल को हटा लिया। एडियाबैटिक वॉल को हटाने से यहाँ पे मेरी क्यू लॉस भी हुई। कितनी क्यू लॉस हुई? मान के चलते हैं 3 किलो जूल। अब मैं आपसे पूछूं डेल्टा ई कितना होगा? बारह माइनस 6 6। सिंपल है। डेल्टा क्यू कितना था? आपने ऐड किया 15, 3 हुआ 18 हो जाएगा माइनस, सर। ठीक है, और प्लस में 6 क्योंकि वर्क डन जो आपने ऐड किया है, तो कितना हो जाएगा? 18 किलो जूल, यही होगा। तो इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो कि जो नेट चेंज है एनर्जी में, चेंज है, जो नेट चेंज है एनर्जी में ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस, change in energy of the system during the process is equal to net work done and heat transfer between the system and surrounding. अब ये आपको एग्जांपल मिल गई थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ की। सर इसमें हम जो लगाए थे वर्क, सॉफ्ट हमें वर्क नहीं ना दे रहा है, सॉफ्ट पर हम वर्क दे रहे हैं ना, इसमें हम वर्क डन को माइनस में रखते ना। नहीं बेटा, देखो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू है। अब यहां से डेल्टा ई निकालोगे तो क्या होगा? डेल्टा क्यू माइनस में डेल्टा डब्ल्यू, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, सॉरी सर। ठीक है, अच्छा। माइनस अब माइनस अभी कौन सा यहाँ पे प्लस मैं यहाँ पे बताना क्या चाहता था आपको, सर? हमने माइनस थर्मोडायनामिक माइनस फर्स्ट सर, माइनस माइनस कौन सा प्लस बताया आपने? 6 किलो जूल आपने क्या किया, ये दिया है ना वर्क, तो माइनस में हाँ आएगा हाँ ये, हाँ, ठीक और है यहाँ पे पहले से माइनस है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ ने क्या बताया। देखा जाए तो आपको बताया कि जब आपने वर्क तो दिया, पहले वाले केस में सर तो फिर 21 हो जाएगा सर। चलो जो भी होगा आप देख लेना। हाँ। वर्क डन, जब आपने वर्क दिया तो जो भी आपने वर्क दिया उसको आपने इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ भी कन्वर्जन बता रहा है। अच्छा, अब जब इंटरनल एनर्जी से वापस मेरे को वर्क चाहिए, क्या मेरे को उतना ही वर्क मिलेगा? अगर मेरा वर्क देने से इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, अब मैं इससे उल्टा सोचता हूं कि इंटरनल एनर्जी कम करके क्या मेरे को इतना ही वर्क मिलेगा? बोल सकते हो कुछ आप? नो सर, नो सर, क्योंकि सर एनर्जी और वर्क जो है हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी। वो एनर्जी है बेटा हीट, हीट और वर्क हाई ग्रेड हीट और वर्क में आप पूरे का पूरा वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट हीट को पूरा पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हाई ग्रेड और लो ग्रेड एनर्जी का टर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आपने वर्क दिया उसे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर ली। अब यहाँ पे जो वर्क दिया और यहाँ पे जो हीट दी, अब यहाँ पे दो फॉर्म ऑफ एनर्जी का इंटरेक्शन है। इन दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी ने क्या किया? इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया। तो आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन कर सकते हो, बट अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्शन क्या होगी, तो वो आपको थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ बताएगा।
कैसे बताएगा वो भी देखते हैं। देखो, मैं कुछ आपके पहले टर्म्स क्लियर करना चाहता हूँ। बिल्कुल हम बेसिक पे स्ट्राइक करेंगे, सबसे पहले बेसिक क्लियर करते चलेंगे ताकि हम एडवांस लेवल को बहुत अच्छे से टच कर पाए। तो सबसे पहले एक बात आती है सोर्स। एक वर्ड होता है सोर्स। इसका मतलब क्या होता है कि इससे आप जितनी मर्जी हीट को आउट कर दो, इसका खुद का टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। एक वर्ड होता है सिंक। इस वर्ड का मतलब है इसमें जितनी भी हीट आप ऐड कर दो, इसका टेम्परेचर ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्यू इन होगी और यहाँ पे क्यू आउट होगी। जिन स्टूडेंट को ये पता है कि ये बहुत ही सिंपल सी बात बता रहे हैं सर, यकीन रखो जब आप न्यूमेरिकल करोगे यहीं पे फंसते हैं आके, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखो। और जब इस सोर्स और सिंक के बीच में आप कोई भी हीट इंजन लगाते हो तो आपको कुछ वर्क मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे थर्मल रिजर्वायर क्या है, तो थर्मल रिजर्वायर आपको सिंपल बताना है कि थर्मल रिजर्वायर एक इतना लार्ज सिस्टम होता है, और दूसरी बात वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। वो जितनी मर्जी हीट को सप्लाई कर दे या एब्जॉर्ब कर ले, वो अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करने देता। इसका मतलब है ये है थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। किसी को डाउट? फिर से बोल दीजिए एक बार। सोर्स, सोर्स से हम क्या करेंगे? सोर्स को भी मैं बोलूंगा, एक टर्म होती है थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। आपसे पूछा जाएगा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर क्या है, तो आप बोलोगे ये एक ऐसा लार्ज सिस्टम होता है रिजर्वायर का, जिसमें आप जितनी मर्जी हीट को ऐड करवा दो या इससे जितनी मर्जी हीट को रिजेक्ट करवा दो, इसका खुद का टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। इसलिए आप बोल सकते हो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय टेम्परेचर विच रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे सोर्स भी आपका रिजर्वायर हो गया और सिंक भी आपका रिजर्वायर हो गया। मैं आपसे बोलूं कि समुंदर है, सोर्स से ओशियन है, टेम्परेचर आउट अगर होगा। मैं आपसे पूछूं कि नदी है, कोई समुंदर है, अगर आप उसमें हीट ऐड करते हो तो क्या उस पूरे समुंदर का हीट चेंज कर जाएगी, टेम्परेचर चेंज कर जाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा। इसलिए उतना वो ऐड ही एक नहीं कर थर्मल, पाएंगे, चेंज हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए वो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है। सर अगर क्लियर? बहुत हाई अमाउंट में करते हैं चेंज हो सकता है सर। हाँ, वो तो अलग चीज हो गई ना, वो तो आप बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पे चले गए। जिसमें वैसे सिंपल बात कर रहा हूँ, नदी में आप हीट ऐड करोगे, क्या उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या है? थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है। और थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में दो टर्म आती हैं, सोर्स और सिंक। अब कोई आपसे पूछेगा सोर्स क्या है, तो आप बोलोगे इसमें जितनी मर्जी हीट को ऐड करा दो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। और सिंक, इसमें जितना मर्जी टेम्परेचर ऐड करवा दो, सोर्स से टेम्परेचर लेना है आपको और सिंक में टेम्परेचर देना है। तो जब आप टेम्परेचर हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो सोर्स और सिंक दोनों ही आपके रिजर्वायर हैं। अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं सोर्स का, तो क्या दोगे? सन। सन दोगे या बॉयलर दोगे, फर्नेस बॉयलर। दोगे, कंबसन चैम्बर दोगे? ये सारे एग्जाम्पल हैं हीट सोर्स के। अगर हीट सिंक की बात करूं तो ओशियन, एटमॉस्फेयर, रिवर। क्लियर? अच्छा, और ये बीच में जो हीट इंजन लगा है, ये साइक्लिक इन नेचर होता है, पहली बात तो ये। और ये एक ऐसा थर्मोडायनेमिक डिवाइस है जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन दे रहा है वर्क का। और किससे वर्क प्रोड्यूस कर रहा है? हीट से। और ध्यान में रखना, ये हीट इंजन की एक बेसिक डेफिनेशन में साइक्लिक प्रोसेस वर्ड बहुत जरूरी है। ये टेक्निकल असिस्टेंट में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो बच्चों ने सोचा इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो ध्यान में रखना, ऑप्शन में आपके सामने क्या दिखना चाहिए हीट इंजन में, मैं लिख के दिखा देता हूं। आपने लिखना है हीट इंजन इज दैट थर्मोडायनेमिक डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, used for continuous production, used for
कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ वर्क, किससे, ये वर्क किससे प्रोड्यूस हो रहा है, हीट से, फ्रॉम हीट। अब आगे देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, व्हेन ऑपरेटिंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए तब इसको हीट इंजन बोला जाएगा। हाँ जी बताओ, डाउट बताओ अपना, आप कोई किसी को है तो। सर हीट इंजन किसे कहेंगे, अगर कोई सोर्स से हम हीट को ले रहे हैं और उससे कुछ वर्क डन कर रहे हैं, जो बाद बाकी बच रहा है हीट को हम सिंक में देते हैं, सिंक मतलब यूनिवर्स समझ लेते हैं, हाँ यूनिवर्स में उसको छोड़ देते हैं, हाँ। साइक्लिक कैसे तो हुआ मेरा सर हीट ये? इंजन हो गया। अब मैं लेकिन आपसे ये बोलता हूँ, साइक्लिक प्रोसेस करने का, मैं आपको बात बताता हूँ, आपने अपने बाइक में किक लगाई, बाइक में किक लगाई तो कंबसन चैम्बर में थोड़ा सा पेट्रोल ऐड किया और वहां से कंबसन हुई और उसने आपको एक वर्क प्रोड्यूस करवा के दे दिया। तो आपने हीट ऐड करवाई, कौन सी हीट ऐड करवाई, ये वाली, ये हीट आपने ऐड करवाई और आपने अपनी बाइक का चक्का घुमा लिया, वर्क आपको मिल गया। साइलेंसर से आपने एटमॉस्फेयर में हीट को छोड़ दिया तो आपको वर्क मिल रहा है। तो यही कहानी है। बट हाँ, ये है एक आइडियल केस, ये हीट इंजन जो आपको दिख रहा है ये एक आइडियल केस में है, इसीलिए आइडियल केस बोला गया क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस बोला गया। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जहां से शुरू होगा वहीं पे जाके एंड हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस ही कंटिन्यूस प्रोसेस होता है हमेशा, अगर प्रोसेस साइक्लिक नहीं है तो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर अगर ये इंजन है तो इसकी कोई एफिशिएंसी भी होगी, आप ये बोलोगे कि अगर ये हीट इंजन है तो इसकी एफिशिएंसी भी होगी। तो सिंपल सी बात है, आपके सामने सोर्स है, सोर्स से आपने हीट ले ली, ये हीट आपने हीट इंजन के अंदर डाली, हीट इंजन ने आपको वर्क दे दिया, हीट इंजन ने वर्क दिया तो कुछ हीट को आउट कर दिया और ये हीट सिंक में गई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं किसी भी मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है, तो आप बोलोगे सर आपको उस आउटपुट अपॉन मशीन, इनपुट, हाँ, उस मशीन ने आपको कितना काम दिया और आपने उसमें कितनी इनपुट दी। ठीक है, तो आपको गुना 100, इस हीट इंजन में आपको कितना वर्क मिला और इनपुट क्या होगा इसमें, आपने कितनी हीट ऐड करवाई, यही होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है और हीट बैलेंस लगाऊं तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि क्यू इन जो इक्वल होगा वर्क और हीट आउट के बराबर होगा। हाँ, जो क्यू इन होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क प्लस वर्क और हीट आउट, क्यू आउट के। अब मैं पूछूं वर्क किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे जितनी हीट आपने ऐड किया है और जितनी हीट आप बाहर निकाल रहे हो, जो उसका सब्ट्रैक्शन होगा वो होगा W। अच्छा, अब यहां से एक और कंसेप्ट आपका क्लियर होता है, जो आप बोलते थे कि हीट इज अ लो ग्रेड ऑफ एनर्जी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। आपने एक सिस्टम था, ये एक सिस्टम था, इस सिस्टम ने आपने हीट को ऐड करवाया जो कि ये है, और इस सिस्टम ने आपको वर्क दे दिया। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपने सोर्स से हीट ली, यहां पे हीट इंजन को चलाया और यहां पे आपको वर्क मिला और यहीं पे सब कुछ खत्म हो गया। ये पॉसिबल नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ में अभी हम पढ़ेंगे आगे, दो लॉ पढ़ेंगे, वो हमें बताएंगे कि यहां से क्यू रिजेक्ट होनी बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सोर्स से आपने हीट ली और वो पूरी की पूरी हीट W में कन्वर्ट हो गई। तो इसलिए बोला जाता है हीट इज अ लो ग्रेड ऑफ एनर्जी। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक बार हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी दोबारा बताना सर ये वाला। अभी मैं बता देता हूँ दोबारा, बट अभी मैं आपको कुछ लॉ बताऊंगा। अभी हम लॉ देखेंगे, क्लोसियस लॉ वगैरह देखेंगे, उसमें मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। बट मैं सिंपल बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने सोर्स से हीट ली और ये हीट आपने हीट इंजन में डाली,
और आप बोलो ये पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए, आप सिंक में कुछ भी ना दो, सिंक में आप कोई टेम्परेचर या हीट नहीं दे रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, आपको कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट करवानी ही पड़ेगी। तो अगर थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ सही है, जो कि ओबियस है सही है तभी पढ़ रहे हैं, तो थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ बार बार बोलता है कि क्यू आउट होगा ही होगा। तो अगर क्यू आउट होगा ही होगा तो जितनी हीट हमने ऐड करवाई है ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, वो कुछ क्यू आउट की फॉर्म में बाहर जरूर जाएगी। इसलिए बोला जाता है हीट इज ए लो ग्रेड ऑफ एनर्जी। क्लियर? ठीक है सर। यस सर। तो यहाँ पे आप एफिशिएंसी क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो क्यू इन माइनस क्यू आउट डिवाइड बाय क्यू इन, आउट अपॉन क्यू इन। ठीक है बिल्कुल यहाँ तक? यस सर, इसे और ड्राइव कर सकते हैं 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। हाँ, इसको भी लिख सकते हैं आप 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। अब यहाँ पे एक कार्नोट साइकिल की अगर मैं बात करूं, जो हम देखेंगे क्या है कार्नोट साइकिल, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस टी आउट अपॉन टी इन, मतलब अपॉन T1। सिंक का टेम्परेचर और सोर्स का टेम्परेचर। होता क्या है कार्नोट में, हम क्यू आउट को और क्यू इन को इक्वल टू ले लेते हैं, जो सोर्स का टेम्परेचर है और जो सिंक का टेम्परेचर है इसके इक्वल ले लेते हैं कार्नोट में। वो क्यों लेते हैं वो हम पढ़ेंगे। सिंक अपॉन सोर्स होगा क्या सर? सिंक अपॉन सोर्स, यस सर। ओ सॉरी सही बोल रहे हैं। ठीक है, T2 बाई T1 होता है। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन एग्जाम का देखो क्या आता है, जो जूनियर इंजीनियर एग्जाम है उसमें क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं वो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताता हूँ जो अभी तक एग्जाम में आ गए। अच्छा, हीट इंजन के बारे में किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा? पहले तो ये बताओ। नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे ना हीट इंजन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर हीट इंजन की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो आपको ये बताना है कि इट रिसीव द हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर सोर्स एट टेम्परेचर T1। अब इसकी एग्जांपल पूछेगा तो आपने बता देना कि फर्नेस से हीट लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से ले सकते हैं, सोलर एनर्जी से ले सकते हैं, कहीं से भी हमने हीट लेनी है। उसके बाद इट कन्वर्ट द पार्ट ऑफ दिस हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा बोल रहा हूं। पहला पॉइंट था कि इसने हीट को रिसीव किया। अब जो इसने हीट को रिसीव किया उसका कुछ पार्ट कन्वर्ट करेगा वर्क में, और एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली, हाफली या माइनरली। तो आपको बताना है मोस्टली जो हमने हीट की इनपुट करवाई है वो मोस्टली हमारा वर्क में आउट हो जाता है। तभी तो हम चाहते हैं हमारा इंजन अच्छे से वर्क करे। जितनी हम हीट दें उससे ज्यादा, मतलब जितनी हम हीट दें कोशिश करो मैक्सिमम आपको वर्क मिले। तो मोस्टली आपको वर्क मिल जाता है, और जब आप रिजेक्ट करते हो हीट को वो वेस्ट हो जाता है किसमें? लो टेम्परेचर सिंक में। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, ये होता है लो टेम्परेचर और ये होता है हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट को आप ट्रांसफर करवाते हैं। ओके, और लास्ट कंडीशन क्या है कि इट ऑपरेट इन अ साइक्लिक मैनर। साइक्लिक प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तब आप बोल सकते हो मैंने हीट इंजन को वर्क करवाया, और उसकी एफिशिएंसी क्या थी? 1 माइनस क्यू कोल्ड अपॉन में क्यू एच, ये इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। सिंक को हम Q2 लिख देते हैं और सोर्स को Q1 लिख देते हैं। बताओ किसी को डाउट यहाँ तक? ये जो QN और QC मतलब C क्या और C और N क्या डिनोट कर रहे हैं सर? QC मतलब कोल्ड और अच्छा, Q हॉट ठीक है। मतलब
सिंक। एच लिखा है आपने, वो एन नहीं H, लिखा। ठीक हाँ एच ठीक है, एच। ठीक ठीक है, ठीक। हाँ आप इसको ना Q2 मान के चलो। एच मतलब सोर्स ना सर, एच मतलब सोर्स और सी मतलब सिंक। सी मतलब कोल्ड, कोल्ड क्या होगा, सिंक होगा। और एच मतलब हॉट, हॉट मतलब सोर्स। क्लियर। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और जो कि एग्जाम में आती है। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि सोर्स से हीट ली और सिंक में डाल दी और आपको वर्क मिल गया। अब मैं उल्टा अगर पूछूं आपसे, आपको सिंक से हीट लेनी है और सोर्स में डालनी है, इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हो? रेफ्रिजरेटर सर। रेफ्रिजरेटर सर। सिंपल सर, हेड पंप ही हेड सर ले लेते हैं, वाटर हेड को पंप। सर पहुंचाना। यस तो इसका एग्जांपल हेड पंप है सर। बिल्कुल। देखो मैं आपको बोलूं, आपके घर के नल में, सरकारी नल में पानी आया है और आपको अपने घर की छत पे जो आपने टैंक रखा है उसको फिल करना, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको एक पंप लगाना पड़ेगा जो नीचे से पानी को उठाएगा और ऊपर डाल देगा। और वैसे क्या है, जब आप लो टेम्परेचर से, जो लो टेम्परेचर सिंक है, इससे आप हीट को उठाना चाहते हो तो आपको लगाना पड़ेगा एक हीट पंप। और यही हीट पंप यहाँ से हीट को उठाएगा और कहाँ छोड़ेगा? सोर्स में। अच्छा, अब आप अपने घर के नल में जब पानी भरने की कोशिश करते हो और टैंक तक पानी को पहुंचाते हो तो आप मोटर लगाते हो और मोटर का बिल आता है। अब बिल आ रहा है, इट मींस आप वर्क दे रहे हो, तो हीट पंप में भी आपको वर्क देना पड़ता है। तो अगर ये Q1 और Q2 है, यहाँ पे काम उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या सर, होगा? हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन, जो पंप होता है, पंप होता है भाई, लो पंप मतलब लो हाइट से वाटर उठाता है, हाई हाइट पे भेजता है। हाँ, तो वो पंप और हीट पंप एक ही चीज है? मैंने जस्ट उसकी एग्जांपल ली, जो आपका पानी का पंप है उसकी एग्जांपल ली। हीट पंप का मतलब है वो हीट उठाएगा लो टेम्परेचर अच्छा से और फेंकेगा का हाई टेम्परेचर में। लाइक आपको, आप अच्छा। जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, मैं आपको हाँ हाँ। बोलूं आपको अपने रूम का टेम्परेचर रखना है 17 डिग्री सेल्सियस हम्म और बाहर गर्मी है, कितना टेम्परेचर है? 40 डिग्री सेल्सियस। अब हम्म। आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, आप अपने अंदर जो रूम है आपका वो लो टेम्परेचर पर है, वहां से हीट उठा रहे हो और हाई टेम्परेचर में भेज रहे हो बाहर एटमॉस्फेयर में। यही काम कर रहे हो, हाँ तभी तो आपका एसी का इतना ज्यादा बिल आता है। तो हाँ एक हाँ तरह से हाँ। हीट पंप है वो। ठीक है। मतलब जो पंप का काम होता है बस वही हीट पंप काम कर रहा है, वो सिर्फ हीट को फेंक रहा है लो हाइट से हाई हाइट पे, मतलब हाँ लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना हीट पंप, अगर मैं हीट पंप की बात करूं या रेफ्रिजरेटर की बात करूं, दोनों केस में देखो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर अलग अलग चीज होती है। हीट पंप का काम है, मेरे को हीट ही चाहिए होगी, मैं हीट लो टेम्परेचर से उठा के हाई टेम्परेचर में डालूंगा, उसको बोला जाता है हीट पंप। क्लियर। और रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, रेफ्रिजरेशन साइकिल का काम क्या है कि एक मॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में ठंडा रखना है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, वो रेफ्रिजरेशन का काम है। अभी मैं देखता हूँ मतलब कि हेड रेफ्रिजरेशन। पंप में जो आउटपुट होता है हमारा वो सोर्स होता है सर, और जो रेफ्रिजरेटर होता है उस केस में आउटपुट हमारा सिंक होता है ना सर। सिंक होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बोलूं मेरे को रेफ्रिजरेशन का काम करना है, तो आपने एक बॉक्स है आपके पास, इस बॉक्स में आपने अपना फूड रखा है, तो आपका काम क्या है? आपका काम है यहाँ से हीट बाहर निकालना। आपकी नजर कहाँ है? आपकी नजर बाहर एटमॉस्फेयर पे है या इस पे है? रेफ्रिजरेशन के केस में सर फ्रिज पे होगी। फ्रिज पे होगी, तो आपकी नजर इस पे होगी और आपको पता है जो आपकी नजर होगी वहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। अब इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। हीट पंप की बात करता हूं। हीट पंप में नजर होगी आपकी सोर्स पे, क्यों? यह है पंप। एक बात बताओ, जब आप अपनी पानी की टंकी भरते हो तो बार बार पानी का टैंक देखने जाते हो कितना फिल हुआ कितना नहीं हुआ, यही करते हो? यस और नो? यस सर यस। क्यों यस देखते सर। हो? मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों देख रहे हो अपने क्योंकि टैंक सर को, वो क्यों हमारा बार बार देख रहे हो? आउटपुट है सर, हमारी वो नीड है। हाँ वो आपकी नीड है। आपका जब पानी सरकारी नल से चला जाएगा तब वही आपको हीट देगा। तो आपकी नीड क्या है? आपकी नीड है वो टैंक। अब हीट पंप में क्या है, मेरे को हीट चाहिए, कहाँ चाहिए? यहाँ। तो अभी मेरी नजर कहाँ होगी? यहाँ पे। अब जो मैंने आपको बात बोली इसके ऊपर डिपेंड करता है सीओ पे। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हीट इंजन के केस में होती है एफिशिएंसी और हीट पंप
और रेफ्रिजरेशन के केस में होता है सीओपी। सीओपी क्या है, कोई बताएगा? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखो हीट पंप में जो एफिशिएंसी होती है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की वजह से सीओपी हम कह सकते हैं। हाँ, अब देखो मैं आपको पूछता हूँ कि सीओपी हीट पंप में क्या होगा, तो आपने बताना है सर डिजायर्ड इफेक्ट, जो आपके डिजायर्ड इफेक्ट है डिवाइड बाय आपने कितने इनपुट दी, ये होता है सीओपी। अच्छा अब देखो आप खुद ही आंसर दोगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड सीओपी ऑफ पंप। मैं आपसे पूछूं सीओपी ऑफ एचपी मतलब हीट पंप क्या है, तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या है आपका, Q2 है या Q1 है? Q1। सभी आंसर देंगे। हीट पंप के केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, Q1 है या Q2 है? हमको Q2 चाहिए, Q2 चाहिए। Q1 चाहिए। अच्छा अभी मैंने एग्जांपल दी, मैं दोबारा पूछता हूँ। मैं पानी का टैंक देखने जाता था बार बार, क्यों जाता था? क्योंकि मेरे को देखना है मेरा पानी का टैंक कितना भर गया। तो मेरे को उस नल पे ध्यान रखना है या मेरे को टैंक पे ध्यान रखना है? सर टैंक पे ध्यान रखना है, क्यों हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना है Q1 का, क्योंकि ये मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है। मैं चाहता हूं यहाँ पे हीट जाए हीट पंप के केस में, तो डिजायर्ड इफेक्ट है Q1। और इनपुट कितना दिया है आपने, जो भी आपने वर्क दिया होगा। रूम से हीट निकले, ये मेरा डिजायर्ड इफेक्ट नहीं है क्या? रूम अब से बताता हीट हूँ, निकली है। अब जो आप बोल रहे हो वो मेरे साथ सुनो। अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो आपका यहाँ पे जो फूड रखा गया था ये फूड खराब नहीं होना चाहिए, तो आप क्या चाहते हो कि यहाँ से हीट बाहर जाए, यही चाहते हो। तो ये क्या है, सिंक है, और सोर्स क्या है, बाहर आउट आउट जो एटमॉस्फेयर है। तो आपका रेफ्रिजरेटर में से हीट बाहर निकालनी है, तो डिजायर्ड इफेक्ट रेफ्रिजरेटर के केस में होगा Q2। और वर्क इन, तो सीओपी रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको पता होगा कि हीट पंप के केस में मेरे को यहाँ पे हीट चाहिए, तो Q1 डिजायर्ड इफेक्ट होगा। और रेफ्रिजरेटर के केस में मैं चाहता हूँ यहाँ से हीट बाहर निकले क्योंकि मेरा खाना कहीं खराब ना हो जाए, तो इसलिए Q2 डिजायर्ड इफेक्ट होगा। और वर्क इन क्या होता है वो आप दो सभी को पता है कि वर्क इन क्या होगा, Q1 माइनस Q2 सर। यहाँ पे भी लिख सकते हो Q2 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2। अब आपसे कोई भी पूछे कि सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। सर ये लेकिन अगर ऐसे बोल दे कि Q2 को डिजायर इफेक्ट क्यों लिया और Q1 को हीट पंप में डिजायर इफेक्ट क्यों लिया इसको, तो ये बोल देगा कि ये मान लो कि रेफ्रिजरेटर एक बॉक्स में बंद है, उसी तरह कमरा भी तो एक बॉक्स में बंद हो सकता है। हाँ बिल्कुल एक बॉक्स में बंद है। आप एक बात बताओ, आप सर्दियों में हो, आप सर्दी है, सर्दी में क्या हो रहा है, सर्दी में बाहर आपका जो एक रूम है वो रूम आप चाहते हो हीट अप करना, तो आप क्या करोगे, आप उसको हीट अप करने की कोशिश करोगे। तो उस टाइम पे आप चाहते हो आपका कमरा हीट अप हो, आपके अंदर हीट आए, तो उस टाइम पे Q1 डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा। उस टाइम पे रेफ्रिजरेटर थोड़ी काम करेगा। रेफ्रिजरेटर क्या काम करेगा कि आप, रेफ्रिजरेटर का मतलब समझाता हूँ, देखो इधर रेफ्रिजरेटर मैं समझाऊंगा, RAC जब पढ़ाऊंगा ना बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, पर अभी देखो सबसे पहले आपका होता है इवेपोरेटर, इवेपोरेटर के बाद आता है कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद आता है कंडेंसर, और कंडेंसर के बाद आता है एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के बाद दोबारा से इवेपोरेटर। होता कुछ नहीं है, इसके अंदर एक पाइपलाइन होगी, पाइपलाइन में कोई गैस होगी मान लो। अब जैसे यहां से हीट गई, मैं चाहता हूं मेरा ये कमरा ठंडा रहे, मैं चाहता हूं जिस रूम में मैं बैठा हूं ये मेरा रूम है, ये ठंडा रहे, तो क्या होगा, यहां से जो हीट है वो इस गैस को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी सबसे पहले। अब ये वेपर फॉर्म होंगे कंप्रेस। अब इसको कंप्रेस करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं कंप्रेस करूंगा और वर्क दूंगा तो ये सुपर हीट फॉर्म में पहुंच जाते हैं,
ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अब क्या है, यहाँ पे होता है कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब क्या है? कंडेंसर का मतलब क्या है? कंडेंसर का मतलब है एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड, जो भी आपने हीटअप किया होगा उसको कूल करना है। मतलब यहां से हीट ली और यहां से हीट बाहर फेंक दी। जो यहाँ पे आपने गैस को गर्म किया था, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, फिर उसको सुपर हीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से हीट बाहर निकल जाएगी और ये कंडेंस हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब क्या है, जो रेफ्रिजरेंट आपका वेपर फॉर्म में था वो यहाँ पे आता आता लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। और जैसे लिक्विड फॉर्म में बनेगा, एक्सपेंशन बॉल उसे एक्सपैंड करवाएगा और यहाँ पे कुछ लिक्विड और कुछ वेपर की फॉर्म में होगा। इसको ज्यादा डिटेल में मत समझो, अभी मैं आरएसी में बहुत डिटेल में करवाऊंगा। मैंने यहाँ पे इसलिए बताया कि आपको पता चले रेफ्रिजरेशन साइकिल होता क्या है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में मेरे को रूम को ठंडा करना है, तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए यहाँ से हीट बाहर जाए। तो आप बताओ, आप सोर्स को लोगे या सिंक को लोगे? यहाँ पे अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो आप सिंक को लोगे, आप चाहते हो यहां से हीट बाहर निकले। यस सर, सिंक से लेंगे और सोर्स में इसको फेंक देंगे। अगर मैं बात करूं हीट पंप की, तो आपकी नजर यहां होनी चाहिए कि मेरे को गर्मी चाहिए, मेरे को हीट चाहिए। पंप लगाया आपने, आपको पानी चाहिए था, नल से नीचे, नल से ऊपर टैंकी तक पानी पहुंचाना है आपको। तो वैसे हीट पंप में नीचे से हीट लेके ऊपर पहुंचानी है। तो हीट पंप के केस में डिजायर्ड इफेक्ट ये होगा और रेफ्रिजरेशन के केस में डिजायर्ड इफेक्ट Q2 होगा। क्लियर? बिल्कुल 100% क्लियर हो गया? तो सर सिंक को हम इन्वायरमेंट मानेंगे, रूम के बाहर सिंक को लगाएंगे और सोर्स वाला सिस्टम को बाहर अंदर की और रूम के अंदर लेंगे। हाँ, जब आपने हीट पंप की बात कर ली है, ठीक है। ओके सर। अब आप सभी स्टूडेंट अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप एक बार चेक करो, उसमें देखो मैंने कुछ नोट्स भेजे हैं। और नोट्स कैसे भेजे हैं? 2 तरह के भेजे हैं। एक भेजे हैं मैंने टाइप्ड नोट्स, एक भेजे हैं मैंने हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। अब देखो, टाइप्ड नोट्स का मतलब हो गया, ये एक ऑफिशियल हमारी कंडीशन है कि हमें टाइप्ड फॉर्म में स्टूडेंट को नोट्स देने हैं, तो वो मैंने टाइप फॉर्म में भी आपको दे दिए। बट आप सभी को पता है जो देसी तरीका होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, ये टोटल 33 पेज के हैं, ये मैंने आपको सेंड कर दिए, ठीक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट मेरे हैंड रिटन नोट्स को भी पढ़ोगे और जो मैं आपको एक टाइप्ड नोट्स दे रहा हूँ वो भी पढ़ोगे। हैंड रिटन नोट्स को देने का ये मतलब है कि आपको अपने नोट्स बनाने का तरीका समझ में आ जाए। जो मैंने नोट्स बनाए, जब आप पढ़ोगे देखना, छोटे से पेज में मैंने बहुत कुछ चीजें लिख दी हुई हैं, लैंग्वेज कम लिखी है, इंडिकेशन ज्यादा दी है, तो उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे ही नोट्स आपको बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे नोट्स को पढ़ के चले जाना, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। थर्मोडायनामिक्स की बुक्स भी मैं आपको देता रहूंगा और क्रैकेट के नोट्स भी देता रहूंगा। और मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप क्रैकेट के नोट्स पढ़ लोगे, वो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। हमने 4 से 5 बुक को रेफर करके वो नोट्स लिखे हुए हैं, तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे नोट्स पढ़ लो और हमारे न्यूमेरिकल सोल्व कर लो, इनफ है। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सोल्व ना हो। तो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भी भेजे हैं और मैंने आपको रिटन फॉर्मेट में भी भेजे हैं, टाइप्ड फॉर्मेट में भी भेजे हैं। तो दोनों नोट्स पढ़ो और अपने हाथ से अपने नोट्स बनाओ। क्लियर? और आई होप आज का लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और जैसे ही आपको डाउट आता है अपनी सेल्फ स्टडी में, आप मेरे को मैसेज करोगे, आप सभी को पता है। जैसे डाउट आपको आता है आप ग्रुप में सेंड कर दो। अब ग्रुप में सेंड करने का सबसे पहला तरीका, दूसरे स्टूडेंट कोशिश करेंगे मैं डाउट क्लियर करूं, नहीं हो पाता तो मैं क्लियर करूंगा। गौरव कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, मेरा ये डाउट है, जैसे अभी आपने सीओपी बताया, एफिशिएंसी और सीओपी में मेन डिफरेंस क्या है? एफिशिएंसी और सीओपी में ये एग्जाम का भी क्वेश्चन है ये। तो आप बोलोगे, जब मैं बात करूंगा हीट इंजन की, अच्छा, हीट इंजन की बात कब करूंगा? जब होगा साइक्लिक प्रोसेस। और जब आपको वर्क मिल रहा होगा, सिस्टम से आपको वर्क मिल रहा है, तब आप बात करोगे हीट इंजन की। और हीट इंजन की जब आप बात करोगे तब बात करोगे एफिशिएंसी की। बट
जब आप सिस्टम को वर्क दे रहे हो, चाहे वो रेफ्रिजरेशन हो चाहे वो हीट पंप हो, तो जब आप वर्क दोगे, सिस्टम को दोगे, तब आप बात करोगे सीओपी की। उस टाइम की एफिशिएंसी की बात थोड़ी करोगे। तो भी सर हमको वर्क मिल नहीं रहा है, बल्कि हम दे रहे हैं। आप वर्क दे रहे हो तो आपको सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मशीन मेरा कितना परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ आप एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं 2 केस हैं। पहला, आप बाइक पे बैठ के 5 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हो, तो आप क्या चाहते हो, आपने बाइक पे बैठे और सफर तय किया, आपको बाइक ने वर्क दिया, तो आप क्या बोलोगे, मेरी कितनी माइलेज है, कितनी एफिशिएंसी है, कितना वर्क आउट दिया और मैंने कितना पेट्रोल इसमें डाला, तो वो हो गया इंजन। तो आपने कैलकुलेट कर ली एफिशिएंसी। बट मैं आपको बोलूं, एक रिक्शे वाला है जो कि खींच रहा है, खुद इंसान खींच रहा है, होते हैं ना ऐसे रिक्शे भी, कलकत्ता में वो अभी भी चलते हैं, तो इंसान खींचता है उसको, तो उस टाइम पे मैं परफॉर्मेंस किसकी जज करूंगा, इंसान की, कि भाई उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। समझ रहे हो बात? जब आप वर्क दोगे, हाँ ठीक है, जब वर्क देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और जब वर्क मिलेगा तो एफिशिएंसी। बहुत बढ़िया, ठीक है। जब हम सीओपी के ऊपर काम करेंगे ना सर, तो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे काम करेंगे ना सर? बिल्कुल। अभी आपने जो वर्ड यूज किया ना, रिवर्स कार्नोट साइकिल, अभी मैं उसको बहुत डिटेल में लेने वाला हूँ, ठीक है ना। रिवर्स कार्नोट साइकिल और कार्नोट साइकिल दोनों बहुत अच्छे से लेंगे, आप चिंता मत करो, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास मैंने छोटी रखी है, बस इतनी ही क्लास आज की होगी, ये इसीलिए क्योंकि बेसिक था। आप भी बुक्स में से पढ़ो, अपने कंसेप्ट और क्लियर करो, कल से हम थोड़ा सा और हाई पेस में जाएंगे। सर एक वो ग्राफ बता देना, एक ना ग्राफ लास्ट टाइम बोल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो बताएंगे आपको, चिंता मत करो। हाँ, तो रिजल्ट मिल जाएगा सर अभी? ऑप्शन कोएफिशिएंट सर मैं तब तक नहीं बताऊंगा गौरव, मैं चाहता हूँ आप बुक में से पहले पढ़ो उसको, और जब आप बुक में से पढ़ोगे, अच्छा मैं ये देखना चाहता हूँ आप कितना समझ पाते हो उन चीजों को। ठीक है। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट में सर डाउट है मेरे को ना, तो समझ में नहीं आता मेरे को जूल कोएफिशिएंट में। चलो अब गारंटीड है, नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले आपको वही समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, एक ग्राफ बनता है उसमें ना, ग्राफ वो पॉइंट डिनोट होते हैं सर उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, डोगरा कुछ बोल रहे हैं? ठीक है सर। नहीं सर, कुछ नहीं बोले सर। चलिए फिर, गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं आपसे, ठीक है। ओके सर, रिजल्ट मिल जाए सर अभी? रिजल्ट देखो आपका, मैं आपको सभी को बता दूं, जो आपका टेस्ट हुआ है वो हमने परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में भेजा हुआ है, वो हम नहीं देखते, वो हमने वो अलग ही डिपार्टमेंट है जो हर बैच की परफॉर्मेंस को अब रखता है, डाटा रखता है, तो उनको भेज दिया हुआ है। आपका टेस्ट चेक हो चुका है, अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट बननी बाकी है, वो बन रही है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उसके लिए बहुत वर्क करना पड़ता है कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके, ठीक है। वो अलग ही पर्सन है, वो देख रहे हैं उनको, और आपके सभी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट बन रही है। और उसके बाद क्या होता है ना, एक बैच की भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती है हमारी, कि इस बैच की कितनी परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो वो भी बन रही है, उसको 1 दिन का टाइम लगेगा। आई होप, इतना मैं गारंटी देता हूँ कि अभी शायद 1 से आधे से 1 घंटे तक आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट या रिजल्ट मिल जाए आज ही। उसमें सर 1-2 ऑप्शन गलत थे, उसमें आंसर ही गलत थे 1-2 ऑप्शन के, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता, बट कोई बात नहीं, अगर आप बोल रहे हो, तो हो सकता है सर। एक तो ग्रुप में क्वेश्चन डाल रखा है, W = Q + W का, एक तो मतलब हीट का। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे। चलिए, गुड नाइट एवरीवन। ओके सर, गुड नाइट।